मिस, ये वो चीजें हैं जो हमें कैंप के आसपास मिली। इनमें एक अजीब सी गंध है। यही वो चीजें हैं जिन्होंने रेगिस्तानी चूहों को आकर्षित किया। अंकल वांग ने ढेर सारी काली चीजें पकड़कर नैना राय और बाकियों के सामने आकर कहा, ये काली चीजें मूंग की दाल के आकार की थी, जैसे किसी तरह का चारा, और इनसे एक खास मछली जैसी गंध निकल रही थी। ये क्या है? नैना राय थोड़ी हैरान थी। उसने पास जाकर सूंघा। ये थोड़ा तीखा था। ये शायद खाने और दवा का मिश्रण है। मैंने अभी प्रयोग किया। इन चीजों की गंध तेजी से चूहों को इकट्ठा कर सकती है, आकाश मौर्य ने समझाया। तो सामान का नष्ट होना कोई हादसा नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर साजिश रची। नैना राय ने जल्दी ही अपने दिमाग में जवाब तय कर लिया। चूहों को आकर्षित करने वाला खाना साफ तौर पर प्राकृतिक नहीं था। शायद। अंकल वांग ने सिर हिलाया और जवाब दिया, ये काली चीजें हमारे जमा किए सामान के पास बिखरी हुई थी। साफ है कि इन्हें जानबूझकर चूहों को आकर्षित करने के लिए रखा गया था। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात लोग अचानक सुस्त हो गए, और सबसे ज्यादा संभावना है कि उन्हें नशा दिया गया। इन्हें जोड़कर देखें तो लगता है कि कोई चुपके से साजिश रच रहा है, हमारा पीछा करते हुए, और फिर जब हमने अपनी सतर्कता ढीली की तो हमारे सामान को नष्ट कर दिया। हमें पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड वाकई बेरहम है। नैना राय ने आंखें सिकोड़ी। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। उसने खुद से कहा कि उसने किसी का अपमान नहीं किया था, फिर भी बार बार उसे निशाना बनाया गया। पहले होटल में जहर दिया गया, और फिर सामान नष्ट कर दिया गया। जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। चाहे वह कितनी भी उदार क्यों न हो, इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कमीने, अगर मुझे पता चला कि ये किसने किया, मैं उसकी खाल उतार दूंगा। करणवीर ने दांत पीसते हुए गाली दी। दुनिया अप्रत्याशित है और लोगों के दिल खतरनाक हैं। हमारा रास्ता बहुत गुप्त था। बाहरी लोग इसे कैसे जान सकते हैं? विक्रम राठौड़ ने मुख्य सवाल पूछा। वे आधी रात को रवाना हुए थे और रास्ते में रेत का तूफान आया था। अगर कोई पीछा कर रहा होता तो उसे छुड़ाया जा चुका होता। अब ऐसी घटना होने का मतलब है कि किसी ने जानकारी लीक की होगी। तुम कह रहे हो हमारे बीच कोई गद्दार है? नैना राय ने भौहें उठाईं और जल्दी प्रतिक्रिया दी। हालांकि पक्का नहीं है, लेकिन बहुत संभव है, वरना इसे समझाना मुश्किल होगा। विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया। भाई विक्रम, तुम हम पर शक तो नहीं कर रहे ना? लोकेश ने सबसे पहले अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कहा। गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्य ईमानदार व्यवहार करते हैं और कभी ऐसी नीच हरकतें नहीं करेंगे। अगर तुम्हें यकीन न हो तो हमारे टेंट की तलाशी ले सकते हो। भाई लोकेश, घबरा मत। मुझे तुम्हारे चरित्र पर स्वाभाविक रूप से भरोसा है। विक्रम राठौड़ ने हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं होता तो ऐसी बोरिंग चीज नहीं करता। अगर वाकई बदला लेना हो और दबाना हो तो सीधे ताकत से दबा देता। ऐसी नीच तरकीबों की क्या जरूरत? प्रभाकर ने अपनी बाहें क्रॉस की और ठंडा सा तंज कसा। एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के रूप में अगर वो वाकई कोई अपराध करना चाहता तो उसे कौन रोक सकता था? सीनियर प्रभाकर का चरित्र ऊंचा है और लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। स्वाभाविक रूप से वो ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। विक्रम राठौड़ ने तारीफ की। विक्रम राठौड़, ये सब तुम्हारी एकतरफा बातें हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो यहाँ डराने और फूट डालने की कोशिश मत करो। करणवीर ने नाखुश चेहरा बनाकर कहा। सही कहा। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम की छोटे बालों वाली महिला ने सहमति जताई। ऐसी स्थिति में हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए, न कि एक दूसरे पर शक करना। ऐसा करने से हम शायद दुश्मन की साजिश में फंस जाए। मैं तो बस अनुमान लगा रहा हूँ। दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मंशा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों से सावधान रहने की मंशा जरूर होनी चाहिए। विक्रम राठौड़ ने शांत स्वर में कहा। चूहों की भीड़ का इस्तेमाल करके उनके सामान को नष्ट करना, छिपा हुआ और सुरक्षित, ये मानना पड़ता है कि साजिश के पीछे वाले लोग असाधारण हैं। सब लोग,
अब जवाबदेही तय करने का समय नहीं है। आइए सोचे कि नुकसान की भरपाई कैसे करनी है। ठीक? अंकल वांग ने बात को संभालने की कोशिश शुरू की। अंकल वांग, अभी कितना सामान बचा है जो इस्तेमाल किया जा सकता है? नैना राय ने अचानक पूछा। मिस, मैंने अभी किसी से जांच करवाई। बचा हुआ सामान हमें सिर्फ 3 दिन तक जीवित रख सकता है। अंकल वांग ने हल्के से आह भरी। उनके द्वारा लाया गया सामान शुरू में डेथ डेजर्ट में 1 महीने तक जीवित रहने के लिए काफी था, लेकिन अब चूहों की भीड़ ने इसे नष्ट कर दिया और बहुत कम बचा था। 3 दिन? नैना राय ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। सामान बहुत कम है। आने जाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। वे कल तक नखलिस्तान में प्रवेश नहीं करेंगे और वहां कितने दिन रहना पड़ेगा ये नहीं जानते। इतने कम सामान के साथ साफ तौर पर काम नहीं चलेगा। मिस, अब हम क्या करें? अंकल वांग ने टटोलते हुए पूछा। तुम 2 कुलीन टीमें चुनो, मूल रास्ते से वापस जाओ, गांव में सामान खरीदो और फिर नखलिस्तान में हमसे मिलो। मैं रास्ते में निशान छोड़ूंगी। नैना राय ने जल्दी फैसला लिया। अब समय कम है और सभी ताकतें नखलिस्तान की तलाश में हैं। अगर सारी बड़ी टीमें वापस लौटकर फिर से सामान इकट्ठा करें तो साफ तौर पर बहुत देर हो जाएगी और अब वे सिर्फ अलग अलग काम कर सकते हैं। अगर अंकल वांग जल्द से जल्द सामान इकट्ठा करके समय पर पहुंच जाए तो उन्हें सामान की कमी के कारण अनियंत्रित चरों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मिस, मैं लोगों को ले गया तो तुम्हारी सुरक्षा का क्या? अंकल वांग ने हिचकिचाते हुए पूछा। कोई बात नहीं, जब तक मिस्टर विक्रम यहाँ, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। जल्दी से काम शुरू करो। नैना राय ने शांत स्वर में कहा। जी। अंकल वांग ने विक्रम राठौड़ की ओर देखा और आखिर में सिर हिलाया। बाकी लोग विक्रम राठौड़ की पहचान नहीं जानते थे, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि मिस के साथ ऐसा महान मास्टर है। सुरक्षा के मामले में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आखिर में नैना राय के आदेश पर अंकल वांग ने 2 कुलीन टीमों और दर्जनों ऊँटों को लेकर उसी रास्ते से वापसी की। सब लोग, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। अपना सामान पैक करो और जल्दी रवाना हो जाओ। नैना राय ने सामान के नष्ट होने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुरंत बड़ी टोली को रवाना होने का आदेश दिया। अब आसमान साफ है और तापमान सामान्य है, जो सड़क पर चलने का सबसे अच्छा समय है। वरना जब सूरज ऊंचा चढ़ेगा और जमीन को भुनेगा तो चलना बहुत मुश्किल होगा। बड़ी टोली लगभग 1 दिन तक चलती रही और आखिर में सूर्यास्त के समय अपने गंतव्य पर पहुंच गई। जब सभी ने वास्तव में नखलिस्तान देखा तो सामने के दृश्य से वे हैरान और अवाक रह गए। उनके दिमाग में सिर्फ 2 शब्द थे, हैरानी। सभी लोग चलते हुए सिर्फ उजाड़पन ही देखते रहे। जहां भी गुजरे वहां सिर्फ रेत थी और जिंदगी का कोई निशान नहीं था। हालांकि अब उनके सामने जो प्रदर्शित हो रहा था वह एक दूसरा चरम दृश्य था। चारों ओर देखने पर सामने एक हरा भरा क्षेत्र था, फूलों, पौधों और पेड़ों से भरा हुआ। इसे हरा भरा और जिंदगी से भरपूर कहा जा सकता था। दूर से देखने पर ये एक विशाल जंगल की तरह लग रहा था, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। अगर ये दृश्य किसी वर्षावन क्षेत्र में होता तो इसमें कुछ अजीब नहीं होता, लेकिन अब सभी डेथ डेजर्ट में थे, एक कठोर माहौल में जहां कोई घास भी नहीं उगती, और अचानक ऐसा हरा भरा नखलिस्तान देखना, उनके दिल की हैरानी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। उनके सामने का नखलिस्तान उस जगह से बिल्कुल 2 अलग अलग दुनिया जैसा लग रहा था। एक तरफ बेजान और पीली रेत से भरा, दूसरी तरफ जिंदगी और हरे भरे पेड़ों से भरा। हाय भगवान! मुझे नहीं लगा था कि डेथ डेजर्ट में ऐसी जगह हो सकती है। ये कैसा नखलिस्तान है? ये तो साफ तौर पर एक जंगल है, हरियाली से घिरा, स्वादिष्ट घास और रंग बिरंगे गिरे हुए फूल। ये वाकई एक स्वर्ग है। सामने के खूबसूरत दृश्य को देखकर सभी लोग हैरानी से चिल्लाने लगे। उनके द्वारा पहले देखे गए ज्यादातर नखलिस्तान छोटे जंगल थे। जंगल में एक तालाब, कुछ फूल, पौधे और पेड़, साथ में कुछ कीड़े, मछलियाँ, पक्षी
और जानवर, बस इतना ही। हालांकि अब उनके सामने खड़ा नखलिस्तान एक जंगल की तरह था, जिसमें नजरों की सीमा तक अनगिनत शाखाएं और घनी पत्तियां थीं। ये वाकई एक अनोखा नजारा था। कप्तान, जब हम पिछले साल डेथ डेजर्ट में घुसे थे, तब यहाँ ये नखलिस्तान नहीं था, ना? मुझे नहीं लगा था कि सिर्फ एक साल में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम की छोटे बालों वाली महिला ने आह भरी। उन हरे भरे फूलों, पौधों और पेड़ों को देखो। सामान्य रूप से इन्हें 10-8 साल में इतना ऊंचा उगना असंभव था। हो सकता है कि पृथ्वी की परतों की हलचल ने भूमिगत नदी को ऊपर ला दिया हो, जिससे ऐसा दृश्य बना। करणवीर ने अपनी व्याख्या दी, लेकिन ये व्याख्या साफ तौर पर पर्याप्त विश्वसनीय नहीं थी। डेथ डेजर्ट के कठोर माहौल को छोड़ दें, भले ही पर्याप्त बारिश और धूप हो, फिर भी इतनी घनी वनस्पति असंभव थी। रेगिस्तान के बीच में एक जंगल अचानक से प्रकट हो गया, जो साफ तौर पर सामान्य ज्ञान के खिलाफ था। कितनी शानदार फेंगशुई की जमीन, लोकेश ने चमकते हुए कहा। इसमें जरूर ढेर सारे खजाने छिपे होंगे। वह पहले विराज की बातों पर हमेशा संदेह करता था। अब इस अद्भुत दृश्य को देखने के बाद वो पहले से ही ज्यादातर बातों पर यकीन करने लगा था। हो सकता है कि इसमें ढेर सारे खजाने हों, लेकिन खतरे भी जरूर बहुत होंगे। प्रवेश करने के बाद तुम्हें सावधान रहना होगा, नैना राय ने याद दिलाया। हमारे पास ढेर सारे लोग हैं और कई विशेषज्ञ हैं। भले ही हमें खतरा हो, मुझे यकीन है कि हम सुरक्षित बच जाएंगे। लोकेश बहुत आशावादी था। डेजर्ट ड्रैगन प्रभाकर के जिम्मे होने के साथ सुरक्षा के मामले में जरूर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये काम न करे तो बस कुछ दिन किनारे पर रह लो। उसने पहले ही गोल्डन ब्लेड सेक्ट को सूचित कर दिया था, और सेक्ट के भीतर के बुजुर्ग और रक्षक जल्द ही पहुंच जाएंगे। तब तक चाहे कितना भी ताकतवर राक्षस हो, उसे आसानी से हरा दिया जाएगा। सब लोग उजाला होने से पहले रास्ता खोज लेते हैं। प्रभाकर और इंतजार नहीं कर सका, और कुछ शब्द कहने के बाद वह सबसे आगे चलकर नखलिस्तान के जंगल में घुस गया। चलो, नैना राय ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और प्रभाकर के पीछे पीछे बड़ी सेना को लेकर चली। जल्द ही लगभग 100 लोगों की एक टोली शानदार ढंग से नखलिस्तान में घुस गई। जैसे ही वे नखलिस्तान में घुसे, सभी ने महसूस किया कि उनके शरीर की गर्मी दूर हो गई और उसकी जगह ठंडक ने ले ली। हवा चेहरे पर लगी और उसमें एक खास फूलों की खुशबू थी, जो लोगों को सुकून और खुशी दे रही थी। रेगिस्तान में कुछ दिन रहने और बहुत कष्ट झेलने के बाद अचानक ऐसी जगह पहुंचना जहां पक्षी गा रहे हों और फूलों की खुशबू हो, वह एहसास ऐसा था जैसे धरती पर किसी स्वर्ग में पहुंच गए हों। रास्ते में चलते हुए लगभग हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। विक्रम राठौड़ नैना राय के पीछे पीछे चल रहा था। उसकी आंखें सतर्कता से इधर-उधर देख रही थीं। ये जगह शांत दिखती थी, लेकिन वास्तव में इसमें खतरा छिपा था। जमीन पर और बड़े पेड़ों में कुछ जहरीले कीड़े, सांप और चींटियां छिपे थे, जो आम लोगों को दिखाई नहीं देते थे। बस अभी सूरज डूबा नहीं था, इसलिए ये जहरीले जीव अंधेरे में सो रहे थे। एक बार अंधेरा होने पर ये जहरीले जीव शिकार करने निकलते। देखो, वो क्या है? चलते चलते ब्लैक स्कॉर्पियन टीम का एक आदमी अचानक चिल्लाया और अपनी उंगली से कहीं इशारा किया। सभी ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और घनी वनस्पति के बीच 3 फलदार पेड़ देखे। इन 3 फलदार पेड़ों की शाखाएं घनी थीं और उन पर लाल फल लटके थे। ये सभी चमकदार और बहुत सुंदर थे। जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ती थी, तो वे रूबी जैसी चमक बिखेरते थे और बेहद असाधारण लगते थे। ये क्या ये ब्लड जिनसिंग फ्रूट हो सकते हैं? किसी ने हैरानी से कहा। क्या? ब्लड जिनसिंग फ्रूट? वो खजाना जो खाने से खेती में सुधार होता है और उम्र बढ़ती है? हाय भगवान! इतने सारे ब्लड जिनसिंग फ्रूट! हम अमीर हो गए। सभी लोग पेड़ पर लाल फलों को देखकर उत्साहित हो गए। आपको बता दें कि ब्लड जिनसिंग फ्रूट की कीमत हैरान करने वाली होती है, और योद्धाओं के लिए
ये एक दुर्लभ खजाना है। इसमें मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा वूलिंग क्रिस्टल से कम नहीं है और ये शरीर को मजबूत करने और उम्र बढ़ाने का भी काम करता है। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्लड जिनसेंग फ्रूट बाजार में उपलब्ध और अमूल्य खजाने हैं। जैसे ही ये प्रकट होते हैं, इन्हें ऊंचे दाम पर खरीद लिया जाता है। एक ब्लड जिनसेंग फ्रूट ही बहुत कीमती होता है, लेकिन अब सामने सैकड़ों या शायद हजारों फल थे। ये उत्साहित न होने की बात कैसे हो सकती थी? जल्दी ब्लड जिनसेंग फ्रूट तोड़ो। करणवीर ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और तुरंत अपने मातहतों को पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने का आदेश दिया। वे यहाँ धन की तलाश में आए थे। अगर वे इन ब्लड जिनसेंग फ्रूट्स को पैक करके ले जाते, तो वे पूरी जिंदगी के लिए अमीर हो जाते। अगर मैं तुम होता, तो इतना जल्दबाजी नहीं करता, विक्रम राठौड़ ने ठंडे स्वर में कहा। क्या मतलब? क्या तुम सब कुछ अकेले लेना चाहते हो? करणवीर की आंखें ठंडी हो गईं। किसी का धन छीनना माता पिता को मारने जैसा है। अगर विक्रम राठौड़ ने उन्हें फल तोड़ने से रोका, तो वे जरूर मरने मारने की लड़ाई करते। बस तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, विक्रम राठौड़ ने शांत स्वर में कहा। इस नखलिस्तान में कई पक्षी और जानवर छिपे हैं। सोचो जरा, अगर ये फल खाने लायक होते, तो क्या ये आज तक यहाँ रहते? डराने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है तुम बस अकेले लेना चाहते हो, करणवीर ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। यकीन करो या न करो, तुम्हारी मर्जी। विक्रम राठौड़ को और बकवास करने की इच्छा नहीं थी। फल तोड़ो, करणवीर ने आदेश दिया। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के 7-8 सदस्यों ने तुरंत अपना भारी सामान छोड़ा और जितनी जल्दी हो सका पेड़ पर चढ़ गए। हम अमीर हो रहे हैं, हम अमीर हो रहे हैं। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य बहुत उत्साहित थे। एक हाथ में थैला पकड़े और दूसरे से ब्लड जिनसेंग फ्रूट तोड़ रहे थे। सीनियर भाई, अगर हमने कार्रवाई नहीं की, तो ब्लड जिनसेंग फ्रूट उनके द्वारा नष्ट हो जाएंगे। गोल्डन ब्लेड सेक्ट का एक शिष्य और इंतजार नहीं कर सका। करो, लोकेश ने कुछ सेकंड हिचकिचाया और आखिर में आदेश दिया। हालांकि जैसे ही गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्य फल तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, कुछ अप्रत्याशित हुआ। पेड़ पर लटका ब्लैक स्कॉर्पियन टीम का एक सदस्य अभी पहला ब्लड जिनसेंग फ्रूट तोड़ चुका था और दूसरा तोड़ने वाला था। उसका हाथ अचानक कांपने लगा, जैसे उसे कुछ ने डंक मार दिया हो। उसने नीचे देखा और अपनी हथेली में एक लाल कीड़ा पाया। ये कीड़े चींटियों के आकार के थे और उनके मुंह तेज थे। त्वचा को काटने के बाद वे जल्दी से मांस में घुस गए। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम का सदस्य डर गया और जल्दी से अपने हाथों से उसे झटकने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वह आधा सेकंड देर कर गया। पलक झपकते ही लाल कीड़े उसके हाथ में घुस गए, मांस और खून को खाते हुए और पागलपन से अंडे देने लगे। आह! तीव्र दर्द ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया और वो पेड़ से नीचे गिर गया। उसकी बाहों की त्वचा नंगी आंखों से दिखने वाली गति से सड़ने लगी। सड़े हुए मांस के बीच अनगिनत छोटे लाल कीड़े भरे हुए थे, इतने घने कि सिर की खाल सुन्न हो जाए। मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ! ब्लैक स्कॉर्पियन टीम का सदस्य दर्द से चिल्लाया और जमीन पर लुढ़कने लगा। उसका शरीर जल्दी से सिकुड़ गया, उसकी त्वचा झुर्रीदार हो गई और उसके गाल धंस गए। कुछ ही सांसों में जो पहले एक मजबूत आदमी था, वो अब छड़ी की तरह पतला हो गया था। पहली नजर में वह एक मम्मी जैसा लग रहा था। ये क्या माजरा है? इस दृश्य को देखकर सभी के चेहरे बदल गए। किसी को नहीं लगा था कि जो व्यक्ति अभी ठीक था, वह पलक झपकते ही मौत के कगार पर होगा। वह इतना पतला दिख रहा था, जैसे उसके शरीर का सारा खून निकाल लिया गया हो। उसके हाथ देखो, एक व्यक्ति ने तेज नजरों से ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य की बाह की ओर इशारा किया। उसकी पूरी बाह पूरी तरह सड़ गई थी और ज्यादातर जगहों पर हड्डियां दिख रही थी। हड्डियों और मांस के बीच ढेर सारे लाल कीड़े थे। ये लाल कीड़े अविश्वसनीय गति से प्रजनन कर रहे थे। जैसे ही अंडे दिए जाते, नए कीड़े बाहर निकलते और हर बार जब लाल कीड़े अंडे देते, तो वे दर्जनों या सैकड़ों की संख्या में होते। जितना ज्यादा मांस और खून वे खाते,
उतनी ही तेजी से अंडे देते। पलक झपकते ही ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य का आधा शरीर लाल कीड़ों से घिर गया था। ये भयानक लग रहा था। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम का सदस्य धीरे धीरे चीखने से कराहने लगा। उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आधा उठाते ही उसका बचा हुआ एकमात्र हाथ भी घने लाल कीड़ों द्वारा खा लिया गया। 2 मिनट से भी कम समय में एक जीवित वयस्क पुरुष पूरी तरह से सूखा हुआ कंकाल बन गया। वो कीड़े क्या है? कहाँ से आए? सामने के भयानक दृश्य को देखकर सभी की खोपड़ी सुन्न हो गई और उनके दिल डर से कांप रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो रहा था। उन्होंने सिर्फ ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य को अचानक पेड़ से गिरते देखा और फिर उसका शरीर पूरी तरह से घने लाल कीड़ों द्वारा खा लिया गया। आह! जब सभी हैरान और उलझन में थे, ब्लैक स्कॉर्पियन टीम का एक और सदस्य प्रभावित हुआ और पेड़ से जमीन पर गिर गया। पहले खाए गए व्यक्ति की तरह इस व्यक्ति को भी बाह में चोट लगी थी और उसमें अज्ञात लाल कीड़े घुस गए थे। दूसरे व्यक्ति के साथ जल्द ही तीसरा, चौथा, 5वां व्यक्ति। पल में जो ब्लैक स्कॉर्पियन के छोटे सदस्य अभी पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहे थे, वे सब जमीन पर गिर गए। सभी दर्द से कराह रहे थे। आह! मेरी बाह, मेरी बाह! कीड़े हैं, मेरे शरीर में कीड़े हैं। कप्तान, कप्तान, कृपया मुझे बचाओ। ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य चीख रहे थे, मदद मांग रहे थे और दर्द से जमीन पर लुढ़क रहे थे। आम लोग हजारों कीड़ों द्वारा खाए जाने का दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जल्दी, उनकी बाहें काट दो। करणवीर का चेहरा बदल गया और उसने अपने 2 विश्वास पात्रों को तुरंत समर्थन देने का आदेश दिया। जिस गति से वो लाल कीड़े प्रजनन कर रहे थे, प्रभावित लोग 2 मिनट से कम में हड्डियों तक खा लिए जाते। अब उसके पास उपाय सोचने का समय नहीं था। अपने टीम के सदस्यों की जान बचाने और ज्यादा नुकसान रोकने के लिए उसे अपनी टीम के सदस्यों की बाहें काटनी पड़ी ताकि लाल कीड़े उनके पूरे शरीर में न फैलें। जैसा कहा, करणवीर और बाकियों ने चाकू हाथ में लेकर जितनी जल्दी हो सका आगे बढ़े और एक-एक करके दूषित बाहों को काट दिया। कटी हुई बाह शरीर से अलग होने के बाद कुछ ही सांसों में लाल कीड़ों द्वारा खा ली गई। सिर्फ हड्डियां बची। घने लाल कीड़ों को देखकर करणवीर और बाकियों को डर का एहसास हुआ। अगर कुछ सेकंड और देर हो जाती तो सभी टीम के सदस्यों की जान यही तय हो जाती। मेडिकल सैनिक, जल्दी पट्टियां बांधो। खून रोकने के लिए नैना राय ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और तुरंत अपने मातहतों को घायलों की पट्टी करने का निर्देश दिया। हालांकि जीवित रहने का सामान कम था, लेकिन मेडिकल सामान प्रचुर था। कप्तान, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अजीब जहरीले कीड़े कहाँ से आए? गंजा आदमी डरे हुए चेहरे के साथ बोला। ये ब्लड जिनसिंग फ्रूट है, नैना राय ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। जिन लोगों ने अभी ब्लड जिनसिंग फ्रूट को छुआ था, वे सब प्रभावित हुए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि इन ब्लड जिनसिंग फ्रूट्स में कुछ गड़बड़ है। ब्लड जिनसिंग फ्रूट? करणवीर ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। एक टीम के सदस्य के पास गया, ब्लड जिनसिंग फ्रूट रखने वाला थैला खोला और देखा। उसका चेहरा अचानक डर से बदल गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। उसने देखा कि पहले चमकदार ब्लड जिनसिंग फ्रूट किसी समय टुकड़ों में टूट चुका था और लाल मांस में छोटे छोटे लाल कीड़े भरे हुए थे। ब्लड जिनसिंग फ्रूट का गूदा हैरानी की बात है कि इन लाल कीड़ों का प्रजनन स्थल बन गया था। जल्दी, सारे ब्लड जिनसिंग फ्रूट फेंक दो। ये कीड़ों से भरे हैं, अपने हाथों से मत छूना। प्रतिक्रिया देने के बाद करणवीर ने जल्दी चिल्लाया और तुरंत अपने 2 विश्वास पात्रों को चाकू की पीठ से थैला उठाकर ब्लड जिनसिंग फ्रूट को दूर फेंकने का आदेश दिया। किसी को नहीं लगा था कि इन कीमती ब्लड जिनसिंग फ्रूट्स में इतने अजीब जहरीले कीड़े छिपे होंगे। एक समय के लिए कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। खास तौर पर गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्य ऐसे दिख रहे थे जैसे वे किसी आपदा से बच गए हों। सौभाग्य से वे अभी एक कदम पीछे थे और फल तोड़ने में ज्यादा जल्दबाजी नहीं की।
वरना उनकी किस्मत ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्यों जैसी होती। हल्के में बाह कटने से लेकर जान का खतरा तक हो सकता था। पट्टी बांधने के बाद कटी बाह से खून बहना आखिरकार रुक गया, लेकिन अपनी मुख्य बाह कटवाने से ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्यों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था। खजाने की तलाश तो छोड़ो, भविष्य में जीविका कमाना भी मुश्किल होगा। अपने भाई को मरते और घायल होते देखकर करणवीर का चेहरा खास तौर पर खराब हो गया, लेकिन अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सभी सदस्यों की चोटों का इलाज हो चुका था। हालांकि बाह कटने के कारण उनकी युद्ध क्षमता और गतिशीलता बहुत कम हो गई थी और अब खुद की रक्षा करना भी मुश्किल था। कप्तान करण, तुम्हारे ये साथी, क्या मैं किसी को व्यवस्था करूं कि इन्हें वापस भेज दे? नैना राय ने ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्यों की ओर देखा और फिर जल्दी अपनी नजरें करणवीर की ओर मोड़ दी। वे अभी अभी नखलिस्तान में घुसे थे और बाहर निकलने का समय अभी भी था। अगर वे और गहराई में गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं रहता। कप्तान, हम ठीक है, बस एक बाह कटी है, कोई बड़ी बात नहीं। सही कहा, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, हमने सब कुछ देखा है। ये छोटी सी चोट क्या चीज है? कप्तान, हम पर भरोसा करो, हम मिशन जरूर पूरा करेंगे। बाहर निकाले जाने की बात सुनकर ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्यों ने एक एक करके बोलना शुरू कर दिया, कहते हुए कि वे ठीक है। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे उसी रास्ते वापस लौट गए तो नखलिस्तान में मिलने वाले सारे खजाने उनके लिए बेकार हो जाते। भले ही इस मिशन का इनाम बहुत ज्यादा हो, लेकिन सबके बीच बांटने पर यह उनके बुढ़ापे के लिए पर्याप्त नहीं था। खास तौर पर जब उनकी बाहें कट चुकी थीं, उन्हें और ज्यादा खजाने ढूंढने और ज्यादा पैसा जमा करने की जरूरत थी ताकि बाकी की जिंदगी सुरक्षित जी सकें। इसलिए अब वे किसी भी हाल में इस तरह जाने को तैयार नहीं थे। मिस नैना, मेरे ये साथी सब जंग में तपे हुए और अनुभवी हैं और मौत के लिए पहले से तैयार है। ये छोटी सी चोट कुछ भी नहीं बदलेगी। मैं गारंटी देता हूं कि वे पीछे नहीं हटेंगे, करणवीर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। वह बेशक समझता था कि उसके साथी क्या चाहते हैं। हालांकि ये नखलिस्तान खतरनाक है, लेकिन इसमें कई खजाने भी छिपे हैं। जैसा कि कहा जाता है, खतरे में ही धन मिलता है। इतने मुश्किल से मिले अमीर होने के मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। उसके साथी सालों से खून चाटते आए हैं और उनमें से ज्यादातर पहले से ही रिटायर होने की सोच रहे हैं। अगर ये मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि वे बाकी की जिंदगी शांति से बिता सकें। इतना दूर आने के बाद कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ठीक है, ये सब तुम्हारे लोग हैं, तुम फैसला लो। अगर कुछ नहीं है तो हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे। नैना राय ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि आगे बढ़ने का आदेश दिया। हर किसी का अपना अपना फैसला होता है और उसे दखल देने का हक नहीं था। जाने से पहले नैना राय ने अपने मातहतों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करके एक साइन बोर्ड लगाने को कहा, जिस पर चेतावनी लिखी थी। बाद में आने वालों के लिए एक याद दिलाने के लिए कि ब्लड जिनसिंग फ्रूट को न छुए, वरना जान का खतरा है। रही बात कि कोई इस पर यकीन करता है या नहीं, उसे इसकी परवाह नहीं थी। एक तूफान का अनुभव करने के बाद टोली फिर से रवाना हुई, लेकिन इस बार सभी पहले से कहीं ज्यादा सावधान हो गए थे। चाहे कुछ भी मिले, उसे आसानी से छूने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे ही कुछ किलोमीटर चलने के बाद आखिरकार अंधेरा हो गया। रात में मौसम बहुत ठंडा था और ठंडी हवा इतनी तेज थी कि काटने वाली थी, जिससे लोग कांप रहे थे। हादसों से बचने के लिए नैना राय को मौके पर ही कैंप लगाने और किलेबंदी बनाने का आदेश देना पड़ा, ताकि जंगली जानवरों के हमले से बचा जा सके। सौभाग्य से टोली में ढेर सारे लोग थे, इसलिए उन्होंने थोड़े समय में क्षेत्र को साफ कर लिया और कई जानवरों के जाल बिछा दिए। सबसे बाहरी हिस्से में एक खाई खोदी गई थी, जिसमें मिट्टी का तेल जमा किया गया। खतरे के मामले में मिट्टी का तेल तुरंत जलाया जा सकता था, रक्षा के लिए और शिकारी जानवरों को भगाने के लिए।
हालांकि टोली में ज्यादातर लोग कुलीन योद्धा थे जो सामान्य जानवरों से नहीं डरते थे, लेकिन ये नखलिस्तान बहुत अजीब था और सावधानी से काम लेना जरूरी था। कैंप लगाने के बाद ज्यादातर लोग गर्मी के लिए टेंट में छिप गए। सिर्फ 2 गश्ती टीमें बची थीं, जो कैंप की निगरानी कर रही थी ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। रात होने के बाद पूरा नखलिस्तान जीवंत हो गया। कीड़ों की चहचहाहट, पक्षियों की आवाज, जानवरों की दहाड़, जमीन का हिलना और हर तरह की अजीब और विचित्र हलचलें सामने आने लगी। दिन की शांति की तुलना में ये पूरी तरह से 2 चरम थे। तब जाकर सभी को इस नखलिस्तान का डरावना चेहरा समझ आया। दिन में जो कुछ उन्होंने अनुभव किया वह नखलिस्तान का सिर्फ सतही हिस्सा था। रात होने के बाद नखलिस्तान का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला था। इस समय एक टेंट के अंदर विक्रम राठौड़ और नैना राय आमने सामने बैठे थे, अलाव से गर्मी ले रहे थे और चाय पी रहे थे। हम नखलिस्तान में घुस चुके हैं। तुम्हारी स्काई आई बीड को कुछ महसूस हुआ? नैना राय ने सबसे पहले शांति तोड़ते हुए पूछा। उसने विक्रम राठौर को साथ लिया था, एक तरफ सुरक्षा कारणों से और दूसरी तरफ क्योंकि उसके पास स्काई आई थी। स्काई आई न सिर्फ भ्रमों को देख सकती है और संरचनाओं को समझ सकती है, बल्कि इसका इस्तेमाल खजाने की तलाश में भी किया जा सकता है। जब कोई खजाना एक निश्चित दूरी के करीब आता है तो स्काई आई बीड उसे महसूस करती है। दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम दिशाओं में हल्का सा संकेत है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है और ये तुम्हारे द्वारा बताए गए ड्रैगन सोर्स एनर्जी से मेल नहीं खाता। विक्रम राठौड़ ने चाय का एक घूंट लिया। संकेत कमजोर होने के सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये बहुत दूर है या फिर ये कोई खजाना जैसा है। बेशक वूलिंग क्रिस्टल और ब्लड जिनसेंग फ्रूट जैसी चीजें स्काई आई द्वारा महसूस करने के लिए भी योग्य नहीं हैं। लगता है हमें और गहराई में जाना होगा। नैना राय ने सिर हिलाया। उसने एक दिन में ड्रैगन सोर्स एनर्जी के निशान ढूंढने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए जितनी जल्दी मिशन पूरा होगा वे उतने ही सुरक्षित होंगे। सच कहूं, मुझे एक बुरा एहसास हो रहा है कि इस बार ड्रैगन सोर्स एनर्जी ढूंढना आसान नहीं होगा। विक्रम राठौड़ ने शांत स्वर में कहा, अगर ये आसान होता तो मैं तुम्हें साथ लेने की जरूरत नहीं समझती। नैना राय ने शांत स्वर में कहा, ड्रैगन सोर्स एनर्जी देश के भाग्य से जुड़ा है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मुझे इसे वापस लेना ही होगा। तुम बॉस हो, तुम्हारा फैसला। विक्रम राठौड़ ने कंधे उचकाए। सामने वाले की बात मानने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अंत तक मदद करेगा। जब दोनों बात कर रहे थे, अचानक एक सीटी की आवाज आई जो खतरे का संकेत थी। तुरंत बाद एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़! जैसे ही दहाड़ गूंजी, पूरा कैंप हलचल में आ गया। सभी ने अपने हथियार उठाए और टेंट से बाहर निकल आए, अज्ञात खतरे का सामना करने के लिए तैयार। क्या हुआ? नैना राय ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और विक्रम राठौर के साथ बाहर निकली और संयोग से गार्ड के कप्तान को तेजी से दौड़ते हुए मिली। मिस, एक अज्ञात राक्षस नजदीक आ रहा है, कृपया थोड़ी देर टेंट में रहें, गार्ड कप्तान ने कहा। राक्षस? नैना राय ने भौहें उठाईं। चलो, मुझे ले चलो देखने। मिस, मुझे डर है कि ये खतरनाक हो सकता है, गार्ड कप्तान ने हिचकिचाते हुए कहा। जब तक मिस्टर विक्रम यहाँ, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। नैना राय ने कुछ नहीं कहा और सीधे आवाज की दिशा में चली गई। वह देखना चाहती थी कि रात में कैंप पर हमला करने वाला राक्षस कैसा है। इस समय कैंप के किनारे का क्षेत्र 2 कुलीन टीमें पूरी तरह से तैयार होकर खड़ी थी, सामने के अंधेरे को एकटक देख रही थी। वहां जानवर की दहाड़ और करीब आ रही थी, साथ में दौड़ने की गड़गड़ाहट थी। इस समय कैंप के ज्यादातर लोग इकट्ठा हो चुके थे, अज्ञात राक्षस का सामना करने की तैयारी में। मिस की रक्षा करो। जब नैना राय आगे बढ़ी तो गार्ड कप्तान ने तुरंत लोगों को इकट्ठा करके उसकी रक्षा की, किसी भी स्थिति के लिए। भाइयों, तलवारें निकालो। लोकेश उत्साहित और घबराया हुआ था और गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्यों को सामने कतार में लगाने का निर्देश दिया।
हालांकि वो अक्सर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में योद्धाओं से मुकाबला करता था, लेकिन उसने कभी राक्षस से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से उत्सुक था। बेशक, अज्ञात के बारे में थोड़ी घबराहट भी थी। सावधान रहो, मौके के हिसाब से काम करो। करणवीर और ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सदस्य थोड़ा पीछे खड़े थे। उनकी समग्र क्षमता मजबूत थी। अगर सिर्फ ताकत के मूल्य को देखें, तो वे गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्यों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। कितना हंगामा! प्रभाकर एक गर्म शराब का घड़ा पकड़े हुए आलस्य से पेड़ के सहारे खड़ा था। थोड़ा लापरवाह दिख रहा था। एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के रूप में उसके पास स्वाभाविक रूप से अपनी घमंड थी। सामान्य राक्षस उसके लिए कार्रवाई करने के योग्य नहीं थे। हालांकि वह थोड़ा उत्सुक था। इस अजीब नखलिस्तान में कितनी विचित्र चीजें छिपी थीं। दहाड़! जब सभी इंतजार कर रहे थे, अचानक एक जंगली जानवर की दहाड़ गूंजी। तुरंत बाद एक राक्षस जो हिरन जैसा था लेकिन हिरन नहीं, और घोड़ा जैसा था लेकिन घोड़ा नहीं, अचानक अंधेरे से बाहर कूदा। इस राक्षस के सिर पर 2 सींग थे। ये पूरी तरह से शल्कों से ढका था। इसकी पूंछ स्टील की चाबुक जैसी थी और मुंह तेज दांतों से भरा था। ये ताकतवर और शानदार दिखता था और खास तौर पर डरावना था। आग जलाओ! गार्ड कप्तान ने आदेश दिया और सबसे बाहरी क्षेत्र में मिट्टी का तेल सीधे जलाया गया। जैसे ही तेज आग जली, पूरा कैंप क्षेत्र दिन की तरह उज्ज्वल हो गया। मूल ठंड तेजी से दूर हो गई और आसपास का क्षेत्र गर्म हो गया। हाय! अचानक आग की दीवार ने हिरन घोड़े जैसे राक्षस को डर से चीखने पर मजबूर कर दिया और उसने अपने अगले पैर ऊंचे उठाए। 1 इंच भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आग का डर लगभग सभी जानवरों का स्वाभाविक डर है। अरे! मैं हैरान था। मुझे लगा था कि ये कितना ताकतवर होगा, लेकिन ये तो आग की दीवार भी पार नहीं कर सकता। ये तो बस दिखने में अच्छा लेकिन बेकार है। ये राक्षस बहुत अजीब है। अगर इसे जिंदा पकड़ लिया जाए, तो ये ढेर सारे पैसे में बिक सकता है, ना? सही कहा। इसे जिंदा पकड़ो और पैसे के लिए बेचो। सभी लोग बातें करने लगे और उत्साहित हो गए। इस तरह का दुर्लभ प्रजाति, जो पहले कभी नहीं देखा गया, अगर इसे भूमिगत नीलामी में रखा जाए, तो निश्चित रूप से इसकी कीमत आसमान छुएगी। ये किसी भी स्वर्गीय सामग्री या धरती के खजाने के मूल्य से कम नहीं है। दहाड़! जब वे चर्चा कर रहे थे, एक और राक्षस अंधेरे से बाहर निकला। ये राक्षस थोड़ा तेंदुए जैसा था, लेकिन बेहद बड़ा था। हिरन घोड़े राक्षस से 2 गुना बड़ा। इसकी फर काली थी और आग की रोशनी में ये चमक रही थी, जैसे इस पर काले कवच की एक परत चढ़ी हो। जैसे ही काला तेंदुआ राक्षस प्रकट हुआ, उसने अपना खूनी मुंह खोला और हिरन घोड़े राक्षस की गर्दन पर जोर से काट लिया। इसका विशाल शरीर आसानी से हिरन घोड़े राक्षस को जमीन पर धकेल देता था और यह अपने मुंह के शिकार को पागलपन से फाड़ने लगा। हाय! हिरन घोड़ा राक्षस चीखा और चिल्लाया। इसके पैर पागलपन से लात मार रहे थे और सिर के सींग लगातार हिल रहे थे, बंधन से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि चाहे ये कितना भी छटपटाए, ये काले तेंदुए राक्षस के काटने से बच नहीं सका। दोनों पक्षों के आकार में बहुत बड़ा अंतर था। काले तेंदुए राक्षस का एक पंजा हिरन घोड़े राक्षस के सिर को जमीन पर दबा सकता था और हिलने नहीं देता था। हाय! जैसे जैसे चीख कमजोर पड़ने लगी, हिरन घोड़ा राक्षस धीरे धीरे छटपटाना बंद कर दिया और खून जमीन पर बहने लगा। काले तेंदुए राक्षस को कोई परवाह नहीं थी और उसने अपने शिकार को सबके सामने खाना शुरू कर दिया। खून की गंध तेजी से फैलने लगी। ये क्या है? हद है। ये इतना ताकतवर दिखता है। क्रूर काले तेंदुए राक्षस को देखकर सभी की आंखें चौड़ी हो गईं, हैरान और डरे हुए। सबसे पहले, काले तेंदुए राक्षस का आकार बाघ से कई गुना बड़ा था। इसकी कंधे की ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी। सिर्फ वहां खड़े होने से लोगों को भारी दबाव का एहसास हो रहा था। दूसरा, काले तेंदुए राक्षस की आक्रामकता थी। जब ये पहली बार झपटा, तो ये बिजली की तरह तेज था,
जिससे बचाव करना मुश्किल था। इसके अलावा इसके तेज पंजे और दांत आसानी से हिरन घोड़े राक्षस के शल्कों को चीर सकते थे। अगर ये इंसान पर होता तो एक पंजे से ही टुकड़े टुकड़े हो जाता। शुरू में उन्हें लगा था कि ये हिरन घोड़ा राक्षस कैंप में घुसा है। बहुत देर तक काम करने के बाद पता चला कि इसका पीछा किया जा रहा था और पीछे एक और ताकतवर जानवर था। मिस, अब क्या करें? इसे जिंदा पकड़े या मार डालें? गार्ड कप्तान ने टटोलते हुए पूछा। अगर इस काले तेंदुए जैसे राक्षस को जिंदा पकड़कर कपिलवस्तु ले जाया जा सकता है तो ये निश्चित रूप से एक शानदार नजारा होगा। एकमात्र समस्या ये है कि ये राक्षस बहुत क्रूर है और इसकी लड़ने की ताकत हैरान करने वाली है। मारना आसान है, लेकिन अगर इसे जिंदा पकड़ना हो तो शायद कुछ साथियों को चोट लगेगी। इसकी परवाह मत करो। अगर ये खाने के बाद अपने आप चला जाए तो हम बस ऐसा मान लेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं। नैना राय ने शांत स्वर में कहा। उसे बस यही लगा था कि कोई राक्षस कैंप पर हमला कर रहा है, लेकिन अब उसने पाया कि ये एक शिकारी अपने शिकार को मार रहा है। ये नखलिस्तान का प्राकृतिक नियम है। जब तक ये टोली की सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचाता, वह इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं थी। ये अजीब जानवर बहुत अच्छा है। मैं इसे पकड़कर इसका सवारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अचानक हंसी का एक झोंका फूट पड़ा। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और प्रभाकर को शराब की बोतल पकड़े खुशी खुशी आगे बढ़ते देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा हैरानी दिखा रहा था और वो साफ तौर पर इस काले तेंदुए राक्षस में बहुत रुचि रखता था। सीनियर प्रभाकर, ये राक्षस बहुत क्रूर है। क्या तुम वाकई ऐसा करना चाहते हो? लोकेश ने टटोलते हुए पूछा। क्या? तुम्हें लगता है मैं इसे काबू नहीं कर सकता? प्रभाकर ने भौहें उठाईं, कुछ नाखुश था। ऐसा नहीं है। लोकेश ने तुरंत सिर हिलाया और खुद को ठीक किया। सीनियर प्रभाकर इतने ताकतवर है कि एक अजीब जानवर को काबू करना उनके लिए आसान होगा। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, ये जंगली है और इसे वश में करना मुश्किल है। मुझे डर है कि अगर इसे बाहर ले जाया गया तो ये बहुत सारी परेशानियां पैदा कर सकता है। बकवास बंद करो। मुझे परवाह नहीं कि क्या परेशानी है। वैसे भी मैंने इस अजीब जानवर पर फैसला कर लिया है। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। प्रभाकर ने बहुत जोरदार स्वर में कहा। अगर वो इतने शानदार जानवर को अपनी सवारी बना लेता तो डेजर्ट ड्रैगन के रूप में उसका नाम निश्चित रूप से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता। चूंकि सीनियर प्रभाकर इस पर अड़े हैं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। ये देखकर कि उसकी सलाह का कोई फायदा नहीं हुआ, लोकेश को हार माननी पड़ी। इस तरह का अनसुना जानवर निश्चित रूप से बाहर आने पर हंगामा मचा देगा। रही बात आखिर में क्या होगा, कोई नहीं जानता। लड़की, मैं इस अजीब जानवर को जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी ड्रैगन ट्रैप रस्सी उधार दे सकती हो? प्रभाकर ने अचानक सिर घुमाकर नैना राय की ओर देखा। अपनी खेती के साथ इस अजीब जानवर को हराना आसान था, लेकिन इसे पकड़ना और वश में करना 1-2 दिन का काम नहीं था। सामान्य रस्सियां इस तरह के विशालकाय के खिलाफ बेकार थीं। सिर्फ ड्रैगन ट्रैप रस्सी जैसे खजाने ही अजीब जानवर को बांध सकते थे। सीनियर प्रभाकर ने बात कर दी तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं कर सकती। नैना राय ने इशारा किया और गार्ड कप्तान को ड्रैगन ट्रैप रस्सी लाने का आदेश दिया, फिर उसे प्रभाकर को सौंप दिया। शुक्रिया, लड़की। मैं, प्रभाकर, आज तुम्हारा एहसान मानता हूँ। अगर भविष्य में कोई मुसीबत हो तो बस मेरे पास आना। ड्रैगन ट्रैप रस्सी लेने के बाद प्रभाकर का मूड अच्छा था। ठीक जब वह कार्रवाई करने वाला था, कुछ हुआ। खा रहा काला तेंदुआ राक्षस जैसे कुछ भाप गया हो। उसने अचानक सतर्कता से सिर उठाया। उसकी हरी जानवरों वाली आंखें इधर-उधर देख रही थीं। काले बाल स्टील की सुइयों जैसे थे, हल्के से मुड़े हुए, जैसे किसी ताकतवर दुश्मन का सामना कर रहे हों। धम! इस समय उसके सामने जमीन पर अचानक एक बड़ा गड्ढा फट गया। तुरंत बाद एक मटमैला पीला विशालकाय अजगर उस गड्ढे से बाहर कूदा। ये विशालकाय अजगर पानी की टंकी जितना मोटा था।
इसका शरीर 10 मीटर से ज्यादा लंबा था। इसके शल्क कवच जैसे थे और धातु की चमक बिखेर रहे थे। दूर से देखने पर ये एक ट्रेन जैसा लगता था। हद है। अचानक हुए इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया। काला तेंदुआ राक्षस पहले ही डरावना था, लेकिन अब इससे भी ज्यादा भयानक विशालकाय अजगर निकल आया। इस जगह में कितने राक्षस छिपे हैं? खाली। मटमैला पीला विशालकाय अजगर जमीन से बाहर निकला, एक कर्कश चीख निकाली और फिर काले तेंदुए राक्षस की ओर दौड़ा। दहाड़। काला तेंदुआ राक्षस भी पीछे नहीं हटा। उसने दहाड़कर जवाब दिया और विशालकाय अजगर की ओर दौड़ा। एक तेंदुआ और एक अजगर जल्द ही आपस में भिड़ गए। काले तेंदुए राक्षस का फायदा उसकी तेज गति, तेज पंजे और बहुत फुर्तीले हावभाव थे। विशालकाय अजगर का फायदा उसका विशाल आकार, हैरान करने वाली ताकत और बहुत ऊंची रक्षा था। काले तेंदुए राक्षस का हमला मुख्य रूप से काटने और पकड़ने पर आधारित था। ये एक बार हमला करके पीछे हट जाता और कभी टकराव नहीं करता। वही विशालकाय अजगर या तो अपने शरीर से टकराता या अपनी पूंछ से चाबुक मारता। दोनों अजीब जानवर आपस में लड़ते रहे। सतह पर ऐसा लगता था कि काला तेंदुआ राक्षस बढ़त में है, क्योंकि हर बार जब वह झपटता तो वह विशालकाय अजगर पर कई खून के निशान छोड़ देता। दूसरी ओर विशालकाय अजगर अपने विशाल शरीर के कारण थोड़ा अनाड़ी लगता था, जिसके कारण वह काले तेंदुए राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। हाँ, लगता है मेरी सवारी बेहतर है। इस दृश्य को देखकर प्रभाकर हंसने लगा और ज्यादा खुश हो गया। अगर वह इस अजीब जानवर को वश में करके सवारी बना लेता तो बाहर जाने पर वह और ज्यादा शानदार होता। विशालकाय अजगर ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। विक्रम राठौड़ ने शांत स्वर में कहा, काला तेंदुआ राक्षस क्रूर दिखता है और हर बार पंजों से झपटता है, लेकिन इसका हमला विशालकाय अजगर पर, जिसकी त्वचा मोटी है और शल्कों से सुरक्षित है, ज्यादा असर नहीं करता। लड़के, लगता है तुम्हारी नजर को सुधारने की जरूरत है। इतना साफ फायदा भी नहीं देख सकते। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये विशालकाय अजगर 3 मिनट से कम में भाग जाएगा। प्रभाकर ने आत्मविश्वास से कहा। सच में? देखते हैं। विक्रम राठौड़ ने हल्के से मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। दोनों अजीब जानवरों की लड़ाई और ज्यादा उग्र हो गई। जहां भी वे गुजरे वहां सब कुछ तहस-नहस हो गया। यहाँ तक कि कैंप के सामने बनाई गई रक्षा भी ज्यादातर नष्ट हो गई। ये किलेबंदियां सामान्य जानवरों से निपटने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन इस तरह के ताकतवर राक्षसों के लिए नाकाफी थीं। चीयू को नुकसान से बचाने के लिए सभी को दूरी बनाए रखनी पड़ी। दहाड़। लड़ाई के बाद काले तेंदुए राक्षस ने जैसे कोई खामी पकड़ ली हो और अचानक उसने विशालकाय अजगर के 7 इंच पर काट लिया। फिर उसने पागलपन से फाड़ना शुरू किया, एक ही वार में उसे मारने की कोशिश में। विशालकाय अजगर साफ तौर पर तैयार था। जब उसका 7 इंच काटा गया तो उसने अचानक पीछे मुड़कर अपने मुंह से काले जहरीले धुंध का एक झोंका छोड़ा। फू! पलक झपकते ही जहरीली धुंध ने काले तेंदुए राक्षस को पूरी तरह निगल लिया। काला तेंदुआ राक्षस कराहने लगा। अब और काटने की हिम्मत नहीं थी और मुड़कर भाग गया। हालांकि जहर लगने के बाद उसकी गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई। विशालकाय अजगर ने मौके का फायदा उठाया और अपनी भारी पूंछ से काले तेंदुए राक्षस पर चाबुक मारा। काला तेंदुआ राक्षस तुरंत 10 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया और 2 बड़े पेड़ गिराने के बाद रुका। जब वो कांपते हुए खड़ा होने वाला था, विशालकाय अजगर तेजी से उस तक स्लाइड किया, अपने लंबे अजगर शरीर को काले तेंदुए राक्षस के चारों ओर कई बार लपेटा और फिर धीरे धीरे कसना शुरू किया। साफ था, वह अपनी विशाल ताकत से काले तेंदुए राक्षस को पूरी तरह दबोचना चाहता था। दहाड़। मौत के खतरे ने काले तेंदुए राक्षस को बार बार दहाड़ने और छटटाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि उसका शरीर बंधा हुआ था और बिल्कुल हिल नहीं सकता था।
वो सिर्फ असहाय होकर देख सकता था कि विशालकाय अजगर धीरे धीरे अपने शरीर को कस रहा था, उसकी सांसों को धीरे धीरे निचोड़ रहा था। 3 मिनट बाद काला तेंदुआ राक्षस पूरी तरह से सांस छोड़ चुका था। इस जीवन और मृत्यु की लड़ाई में वो हार गया। आकार और ताकत का अंतर मतलब था कि वह कोई गलती नहीं कर सकता था। एक बार अजगर को मौका मिल गया तो उसका अंत सिर्फ खाना बनना था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सवारी वाकई हार गई। प्रभाकर ने भौहें सिकोड़ी। उसका चेहरा थोड़ा खराब दिख रहा था। उसे लगा था कि काला तेंदुआ जरूर जीतेगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह पल में विशालकाय अजगर से हार गया। हालांकि विशालकाय अजगर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये वाकई सवारी के लिए उपयुक्त नहीं है। भविष्य में सांप की सवारी करके तो बाहर नहीं जा सकते ना? ये कैसा दिखेगा? बहुत परेशान करने वाला है। इस विशालकाय अजगर ने शायद अपनी बुद्धि जागृत कर ली है और जानता है कि रणनीतियों का उपयोग कैसे करना है। नैना राय ने आश्चर्य से जीभ चटकाई। उसे आखिर में समझ आया कि विशालकाय अजगर ने शुरू में अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई, बल्कि दुश्मन के सामने कमजोरी दिखाई और मौके का इंतजार किया। जब काले तेंदुए ने सोचा कि उसने मौका पकड़ लिया है, तो उसे नहीं पता था कि वह अजगर के जाल में फंस गया है। विशालकाय अजगर की असली ताकत उसकी हैरान करने वाली ताकत नहीं है, बल्कि वह जहरीली धुंध है जो लंबे समय से छिपी थी। बस क्योंकि काला तेंदुआ बहुत तेज था और सामने से हमला करता था, जहरीली धुंध का निशाना बनाना मुश्किल था। इसलिए अजगर धैर्य रखता रहा जब तक कि काले तेंदुए के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, और फिर उसने घातक वार किया। वाकई में डरावनी बुद्धि थी। सीनियर प्रभाकर, लगता है तुम्हारे हाथ में ड्रैगन ट्रैप रस्सी का कोई उपयोग नहीं है। विक्रम राठौड़ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ड्रैगन ट्रैप रस्सी काले तेंदुए राक्षस को वश में करने और बांधने के लिए ठीक थी, लेकिन पीले विशालकाय अजगर पर इसका कोई असर नहीं था। दूसरे शब्दों में, शुरू करने का कोई तरीका नहीं था। ये शैतान जानवर मेरी सवारी का शिकार करने की हिम्मत कैसे की? मुझे इसे नष्ट करना होगा। प्रभाकर को अपने चेहरे की थोड़ी चिंता थी। ठीक जब वो कार्रवाई करने और पीले विशालकाय अजगर को मारने वाला था, अचानक बदलाव आया। आकाश में एक विशाल काला साया अचानक सभी के सिर के ऊपर से गुजरा। काला साया एक विशालकाय गरुड़ था, पूरी तरह काला, पंख स्टील जैसे थे, और जब इसके पंख फैले तो ये 10 मीटर से ज्यादा लंबा था। पहली नजर में ये एक यात्री विमान जैसा लगता था। विशालकाय गरुड़ की गति बहुत तेज थी। ये ऊंचाई से नीचे उतरा और पलक झपकते सैकड़ों मीटर पार कर गया। जहां भी ये गुजरा, तेज हवाएं गरजी, पेड़ गिरे और रेत और पत्थर उड़ने लगे। फू! विशालकाय गरुड़ द्वारा उभारी गई तेज हवा ने सभी को डगमगाने और ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया। वे स्थिर खड़े नहीं रह सके। चटक! काला विशालकाय गरुड़ जोर से गरजा और अचानक पीले विशालकाय अजगर पर झपटा और अपने 2 विशाल स्टील जैसे पंजों से उसे पकड़ लिया। खाली ये देखकर कि पीला विशालकाय अजगर बच नहीं सकता था, उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और काले जहरीले धुंध का एक झोंका उगला। हालांकि काला विशालकाय गरुड़ जैसे पहले से तैयार था। जिस पल जहरीली धुंध छोड़ी गई, उसके विशाल पंख जोर से हिले। शक्तिशाली तूफान ने जहरीली धुंध को पल में उड़ा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर काले विशालकाय गरुड़ के पंजों ने पीले विशालकाय अजगर को जोर से पकड़ लिया। आधा मीटर लंबे तेज नाखून आसानी से अजगर के शल्कों को भेदकर उसके मांस में गहराई तक घुस गए। दर्द में पीला विशालकाय अजगर पागलपन से मरोड़ने और छटपटाने लगा, लेकिन वह अपने बंधनों से बच नहीं सका। चटक! काला विशालकाय गरुड़ फिर से गरजा। इसके पंख तेजी से हिल रहे थे, जिससे उग्र तूफान शुरू हो गए। इसका विशाल शरीर तुरंत जमीन से ऊपर उठा और पीले विशालकाय अजगर के साथ ये तेजी से आकाश में उड़ गया। पीला विशालकाय अजगर ने प्रतिरोध करने की कोशिश की,
लेकिन काले विशालकाय गरुड़ ने अपनी लंबी चोंच से इसके सिर पर चोंच मारी, जिससे तुरंत एक विशाल खूनी छेद बन गया। पीला विशालकाय अजगर कुछ बार मरोड़ा, फिर पूरी तरह हिलना बंद कर दिया। काला विशालकाय गरुड़ बस अपने शिकार को पकड़कर शान से चला गया। पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई, इतनी तेज कि काले विशालकाय गरुड़ के प्रकट होने से लेकर शिकारी के चले जाने तक सिर्फ कुछ सेकंड लगे। नतीजतन मौके पर मौजूद कोई भी व्यक्ति पल भर के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सका। किसी को नहीं लगा था कि ऐसी स्थिति होगी। उन्हें लगा था कि विशालकाय अजगर अंतिम विजेता होगा, खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर खड़ा एक अजीब जानवर। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अभी जो विशालकाय अजगर शानदार था, वह पलक झपकते काले विशालकाय गरुड़ का शिकार बन जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, टिड्डे का पीछा करने वाली चींटी के पीछे पीछा करने वाला पीला पक्षी होता है। इस नखलिस्तान में शिकारी और शिकार की पहचान किसी भी समय बदल जाती है। एक पल में वह शिकारी था और अगले पल में वह शिकार। जब काला तेंदुआ हिरण राक्षस का शिकार कर रहा था, उसे नहीं पता था कि उसका पीछा विशालकाय अजगर कर रहा है। इसी तरह जब अजगर काले तेंदुए का शिकार कर रहा था, उसे नहीं पता था कि आकाश में एक और ताकतवर विशालकाय गरुड़ छिपा है। सिर्फ कुछ मिनटों में सभी ने जंगल के क्रूर नियम को देख लिया। यहाँ कोई भी प्राणी सुरक्षित नहीं है। जरा सी लापरवाही से अनजाने में मौत हो सकती है। अभी की लड़ाइयों की श्रृंखला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाय भगवान! क्या विशालकाय अजगर को ऐसे ही मार दिया गया? हालांकि विशालकाय अजगर ताकतवर था, लेकिन अफसोस कि उसे अपना प्राकृतिक दुश्मन मिल गया। कितना डरावना है! इतना ताकतवर विशालकाय अजगर भी पल में मार दिया गया। क्या हम और ज्यादा खतरे में नहीं हैं? जमीन पर बिखरे हुए गंदगी को देखकर सभी हैरान थे और भी ज्यादा बेचैन थे। यहाँ बहुत क्रूर और खतरनाक है। पता नहीं कब वे अजीब जानवरों का शिकार बन जाए, और इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि वे अनजाने में मर जाए। इस पल में उन्हें आखिरकार समझ आया कि विराज पहले इतना डर क्यों गया था कि वह पागल हो गया। इतनी खतरनाक और भयानक जगह का सामना करना सामान्य इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुख्य बात यह है कि ये रात का सिर्फ पहला आधा हिस्सा है। कोई नहीं जानता कि रात के दूसरे आधे हिस्से में और ज्यादा ताकतवर राक्षस प्रकट होंगे या नहीं। लगता है ये जगह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लोकेश ने आह भरी। उसका चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। जैसा कि कहा जाता है, खतरे में ही धन मिलता है। अगर खतरनाक नहीं होता तो हमें वो दुर्लभ खजाने कैसे मिलते? प्रभाकर शांत दिखा। अपनी ताकत के साथ वो अभी के काले विशालकाय गरुड़ के खिलाफ भी जीत सकता था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। डर है कि हम खजाने की तलाश करने के लिए तो बने हैं, लेकिन उनका आनंद लेने के लिए नहीं। लोकेश ने सिर हिलाया। उनकी बड़ी संख्या और ताकत के कारण प्रभाकर, एक मार्शल आर्ट्स मास्टर, जिम्मेदार था। अगर गोल्डन ब्लेड सेक्ट का एक शिष्य अकेले गहराई में जाता, तो शायद किसी भयानक राक्षस का सामना होने पर भारी नुकसान होता। सब लोग, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। अपना सामान पैक करो और यहाँ से जल्दी निकलो, फिर कोई दूसरी छिपने की जगह ढूंढो, नैना राय ने चेतावनी दी। अभी की हलचल बहुत ज्यादा थी और इससे दूसरे राक्षस आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ खून की गंध बहुत तेज है। जितना ज्यादा समय रुको, उतना ज्यादा खतरा होगा। सुरक्षा कारणों से जगह बदलनी जरूरी थी। क्यों खड़े हो? क्या तुमने मिस नैना की बात नहीं सुनी? तुरंत हरकत में आओ, लोकेश ने चिल्लाया। उसने गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्यों को सामान पैक करने का आदेश दिया। हद है। अगर मुझे पता होता कि इतना खतरनाक है तो मैं दिन में ही बाहर निकल जाता। टोली में कुछ लोग पीछे हट गए। ठीक है, ये निराशाजनक बातें मत कहो। सीनियर भाई यहाँ हैं, सीनियर प्रभाकर यहाँ हैं, और इतने सारे मास्टर यहाँ हैं। हम जरूर सुरक्षित वापस जाएंगे, एक पीले कपड़ों वाला व्यक्ति ने तसल्ली दी। हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक फट की आवाज हुई। एक तलवार की तरह तेज पेड़ की लता
अचानक जमीन से निकली और बिजली की गति से उसकी छाती को भेद दिया। ये पेड़ की लता पीछे से घुसी और छाती से आर पार हो गई, बहुत आसानी से, जैसे चाकू टोफू को काट रहा हो। तो पीले कपड़ों वाला व्यक्ति कांप गया और जम गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने नीचे अपनी छाती से गुजर रही लताओं को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। अभी क्या हुआ? ये पेड़ की लता कहाँ से आई? पीले कपड़ों वाला व्यक्ति ने कठोरता से सिर घुमाया, ये देखने की कोशिश में कि उस पर हमला करने वाली चीज क्या थी। नतीजतन अगले ही सेकंड में मांस टूटने की आवाजों की एक श्रृंखला हुई और ज्यादा लताएं निकलीं, उसे छेदों से भर दिया। पीले कपड़ों वाला व्यक्ति ने सिर झुकाया और मौके पर ही मर गया। मरने तक उसे नहीं पता था कि उसने जो अभी कहा वह उसकी आखिरी बातें बन जाएंगी। सीनियर भाई, एक और व्यक्ति गोल्डन ब्लेड सेक्ट के उस शिष्य को देखकर, जो पेड़ की लता से छेदा गया था, स्तब्ध रह गया। वह वहां अवाक खड़ा था, पल भर के लिए प्रतिक्रिया नहीं कर सका। अभी जो व्यक्ति हंसते बोलते था, वह अचानक मर क्यों गया? टपक, टपक, टपक। पीले कपड़ों वाले व्यक्ति का शरीर पेड़ की लताओं द्वारा ऊंचा उठाया गया था और उसके शरीर का खून लगातार बाहर निकल रहा था और जल्दी से पेड़ की लताओं द्वारा सोख लिया गया। साफ तौर पर देखा जा सकता था कि सूखी पेड़ की लताएं खून सोखने के बाद ज्यादा मोटी और चमकदार हो गई थी और सतह पर हल्का खून का रंग चढ़ गया था। जब लताएं खून सोख रही थीं, पीले कपड़ों वाले व्यक्ति का शरीर नंगी आंखों से दिखने वाली गति से सिकुड़ने लगा। कुछ ही सांसों में पीले कपड़ों वाला व्यक्ति पूरी तरह से मम्मी बन गया था। कोई, जल्दी आओ, यहाँ एक राक्षस है। तब जाकर दूसरा व्यक्ति जैसे सपने से जागा और चिल्लाते हुए भागने लगा। उसने अपनी चाकू भी जमीन पर गिरने दी, उसकी परवाह नहीं की। स्विश, जैसे ही वो व्यक्ति मुड़कर भागने लगा, एक और लता जमीन से निकली और बिजली की गति से उसके सिर को भेद दिया। जेवलिन की तरह पेड़ की लता उसके सिर के पीछे से घुसी, उसके मुंह से बाहर निकली और उसे जमीन पर पिन कर दिया। उस व्यक्ति की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा डर से भरा था और वह चुप नहीं रहा। अगर उसे पता होता कि इतना खतरनाक है तो उसे खजाने की तलाश में यहाँ नहीं आना चाहिए था। अफसोस, अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन का हमला। गोल्डन ब्लेड सेक्ट के 2 शिष्यों को मरते देख आसपास के लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने हथियार निकाले और तैयार हो गए। गोल्डन ब्लेड सेक्ट के 2 शिष्यों का खून सोखने के बाद लताएं जैसे संतुष्ट नहीं थीं और तुरंत दूसरे योद्धाओं पर अपने दांत और पंजों के साथ हमला करने लगी। लगभग 1 दर्जन लताएं थीं, प्रत्येक बाह जितनी मोटी थी और वे ऑक्टोपस के तंबुओं जैसे दिखती थीं और बहुत लचीली थी। मेरे सीनियर भाई को मारने की हिम्मत की? मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। अपने साथी शिष्यों को मरते देख एक हट्टा-कट्टा व्यक्ति गुस्से से भड़क गया और बिना किसी डर के तुरंत अपनी तलवार निकालकर मारने के लिए दौड़ा। मर जाओ! हट्टा-कट्टा व्यक्ति गुस्से में गरजा और अपनी तलवार को पागलपन से लहराया। तेज ब्लेडों की एक श्रृंखला निकली, पास की 2 पेड़ की लताओं को टुकड़ों में काट दिया। हट्टे-कट्टे व्यक्ति की तलवारबाजी शानदार थी और जब वो उन्हें लहराता था तो वह लगभग अभेद्य था। हमले के अलावा उसने अपनी रक्षा का भी ध्यान रखा था। 2 पेड़ की लताएं कट गईं और बाकी की लताएं मुड़ गईं और सभी ने हट्टे-कट्टे व्यक्ति पर हमला किया। पेड़ की लताएं तेज थीं और उनकी हमले की ताकत मजबूत थी, लेकिन वे अपेक्षाकृत नाजुक थीं। अगर ये छिपकर हमला होता तो ये बहुत ताकत दिखा सकता था, लेकिन अगर ये मार्शल आर्ट्स मास्टर के साथ आमने सामने की टक्कर होती तो इसे आसानी से काट दिया जाता। स्विश, स्विश, स्विश। हट्टा-कट्टा व्यक्ति लगातार अपनी चाकू लहराता और हमला करता रहा। सफेद तलवार की रोशनी की एक श्रृंखला उसके सामने एक जाल में उलझ गई, सभी छेदने वाली लताओं को टुकड़ों में काट दिया। शानदार तलवारबाजी। इस दृश्य को देखकर कई लोग हैरान थे और थोड़ा ज्यादा प्रभावित हुए।
गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्य अपनी तलवारबाजी के लिए दक्षिण पश्चिम में मशहूर है और सामने वाला हट्टा कट्टा व्यक्ति साफ तौर पर गोल्डन ब्लेड सेक्ट का लीडर था। न सिर्फ ये ताकतवर है बल्कि इसकी तलवारबाजी भी शानदार है, बिना किसी खामी के। पूरे रास्ते स्थिरता से लड़ते हुए सभी पेड़ की लताएं टुकड़ों में कट गईं। शुरू से अंत तक कोई नुकसान नहीं हुआ। इस तरह की ताकत मौजूद ज्यादातर लोगों से ज्यादा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पहले खड़ा होने का आत्मविश्वास था। मर, हटा कट्टा व्यक्ति गरजा और स्टील की चाकू ने आखिरी पेड़ की लता को जड़ से काट दिया। आखिर में उसने अपनी चाकू रखकर खड़ा हुआ और भारी सांस लेने लगा। वह अभी जोरदार हमला कर रहा था। हालांकि उसने सभी लताओं को काट दिया था, लेकिन इसने उसकी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च की थी और उसकी असली ऊर्जा बनी नहीं रह सकी। ये शैतानी चीजें मेरे सीनियर भाई पर हमला करने की हिम्मत करती है। मैं तुम सबको आग से जला दूंगा। कटी हुई लताओं को अभी भी उछलते और पूरी तरह मरे नहीं देखकर हट्टा कट्टा व्यक्ति गुस्से से भड़क गया और तुरंत पास की मशाल उठाकर सब कुछ जलाने की तैयारी करने लगा। छठे जूनियर भाई, पीछे सावधान। इस समय दूर खड़ा लोकेश जैसे कुछ देख लिया हो, उसने तुरंत चेतावनी दी। क्या? हट्टा कट्टा व्यक्ति चौंक गया और जल्दी से मुड़ा, लेकिन उसने देखा कि एक चांदी की लता भाले की तरह उसकी ओर छेद रही थी। पहले की पेड़ की लताएं सभी भूरी ग्रे थीं और साधारण दिखती थी, लेकिन सामने वाली पेड़ की लता चांदी की थी, ज्यादा मोटी, ज्यादा सख्त और ज्यादा तेज। मर, हट्टे कट्टे व्यक्ति ने अपनी कलाई घुमाई और स्टील की चाकू से आगे की ओर वार किया, चांदी की पेड़ की लता को आधा काटने की तैयारी में। क्लैंग! जब स्टील की चाकू लताओं से टकराई तो चिंगारियां उड़ी, साथ में सोने और लोहे के टकराने की आवाज आई। चांदी की पेड़ की लता का हमला रुक गया, लेकिन हट्टा कट्टा व्यक्ति चौंक गया और 2 कदम पीछे हट गया। इतनी सख्त! हट्टे कट्टे व्यक्ति की पलकें फड़की। उसने अपनी स्टील की चाकू पर नजर डाली और पाया कि जहां उसने अभी काटा था वहां एक खरोंच थी। दूसरे शब्दों में, चांदी की पेड़ की लता की सख्ती उसकी चाकू से ज्यादा थी। ये कैसी पेड़ की लता है? ये तो साफ तौर पर एक जादुई हथियार है। स्विश! हट्टे कट्टे व्यक्ति को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया। चांदी की पेड़ की लता फिर से उसकी ओर छेदी। इसकी गति चांदी की बिजली जैसी तेज थी। हट्टा कट्टा व्यक्ति ने हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने तुरंत अपनी चाकू उठाकर रोक दी। एक व्यक्ति और एक लता ने जोरदार लड़ाई शुरू की। हालांकि हट्टे कट्टे व्यक्ति की तलवारबाजी तेज थी और उसके हमले बार बार घातक थे, वह चांदी की लताओं को बिल्कुल नहीं काट सका। यहाँ तक कि पूरी ताकत से वार करने पर भी वो सिर्फ चांदी की पेड़ की लताओं को हिला सकता था। नतीजतन, एक टक्कर के बाद चांदी की पेड़ की लता को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हट्टे कट्टे व्यक्ति की चाकू खरोंचों से भरी और तार-तार हो गई। क्लैंग! एक और जोरदार टक्कर के बाद हट्टे कट्टे व्यक्ति के हाथ की चाकू आखिरकार टूट गई। छठे जूनियर भाई, जल्दी भाग! स्थिति खराब देखकर लोकेश ने जल्दी चेतावनी दी और साथ ही दौड़ा, हट्टे कट्टे व्यक्ति की मदद करने की तैयारी में। मुझे यकीन नहीं कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हट्टा कट्टा व्यक्ति असंतुष्ट दिखा। उसने टूटी हुई चाकू फेंक दी और दोनों हाथों से चांदी की पेड़ की लता को पकड़ लिया। जल्द ही एक व्यक्ति और एक लता रस्साकशी शुरू करने लगे। दोनों पक्षों ने रस्साकशी की तरह प्रतियोगिता शुरू की। चांदी की पेड़ की लता ने पूरी कोशिश से पीछे खींचा, जबकि हट्टा कट्टा व्यक्ति ने ताकत से बाहर खींचा। कुछ देर के लिए दोनों पक्ष गतिरोध में थे। मेरे लिए जाग! हट्टा कट्टा व्यक्ति ने दांत पीसे और अचानक जमीन पर पैर मारा। उसकी असली ऊर्जा तुरंत उसके अंगों और हड्डियों में बहने लगी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां उभर आईं, नसें फूल गईं, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें खून से लाल होने लगी। हट्टे कट्टे व्यक्ति की विशाल ताकत के तहत चांदी की पेड़ की लता धीरे धीरे बाहर खींची जाने लगी। छठे जूनियर भाई, शाबाश! इस दृश्य को देखकर लोकेश खुशी से चमक उठा और तुरंत अपनी चाकू निकाली।
स्थिति का फायदा उठाकर चांदी की पेड़ की लताओं को काटने की तैयारी में। हालांकि इस पल में कुछ अप्रत्याशित हुआ। स्विश! जैसे ही हटा कट्टा व्यक्ति जोर से खींच रहा था, एक और चांदी की पेड़ की लता जमीन से निकली और बेहद तेज गति से उसके सीने को भेद दिया। दूसरी चांदी की पेड़ की लता के बाद तीसरी, चौथी और पांचवी आई। पलक झपकते ही 1 दर्जन से ज्यादा चांदी की लताएं जमीन से फटकर बाहर निकली। हटे कट्टे व्यक्ति के शरीर को हर दिशा से छेदों से भर दिया। एक चांदी की पेड़ की लता पहले से ही बहुत मुश्किल से निपटने वाली थी। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि पलक झपकते ही 1 दर्जन और उतनी ही ताकतवर चांदी की लताएं प्रकट हो जाएंगी। हट्टा कट्टा व्यक्ति ने सिर्फ सिर हिलाया और उसे खून से लथपथ और घावों से भरा छेद दिया गया। कैसे? हट्टा कट्टा व्यक्ति अविश्वास में घूरा। उसने सोचा था कि जिस चांदी की पेड़ की लता से वो निपट रहा था, वह राक्षस का सबसे ताकतवर हथियार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ एक छोटा सा इम्तिहान था। ये कैसा राक्षस है? ये इतना ताकतवर क्यों है? 1 दर्जन से ज्यादा चांदी की पेड़ की लताएं जैसे तंबू हट्टे कट्टे व्यक्ति को हवा में उठा लिया और फिर अचानक ताकत लगाई। खट! हट्टे कट्टे व्यक्ति का शरीर तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। खून की भारी मात्रा बाहर निकली और टूटी हुई लाशों के साथ जमीन पर गिर गई। पहले के खून सोखने के विपरीत इस बार चांदी की पेड़ की लता का व्यवहार ज्यादा उसकी सत्ता स्थापित करने जैसा था। नहीं! लोकेश की आंखें चौड़ी हो गईं और वह गुस्से से भरा था। अपने छठे जूनियर भाई को जिंदा टुकड़ों में फटते देख वह इस पल में पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। बिना कुछ सोचे वह चाकू लेकर आगे बढ़ा। मर! लोकेश गुस्से में गरजा और अपनी लंबी चाकू को बार बार लहराने लगा। तेज सफेद तलवार की रोशनी की एक श्रृंखला चांदी की पेड़ की लताओं की ओर तूफान की तरह झपटी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! सोने और लोहे के टकराने की आवाज के साथ लोकेश के जोरदार हमले में 1 दर्जन से ज्यादा चांदी की पेड़ की लताएं मारकर पीछे हट गईं। उसकी खेती, तलवारबाजी या हथियारों की बात करें, लोकेश उस हटे कट्टे व्यक्ति से कहीं बेहतर था, जो टुकड़ों में कट गया था। तलवार का हर वार शक्तिशाली असली ऊर्जा लिए होता था। मूल रूप से बहुत सख्त चांदी की पेड़ की लता को लोकेश ने काटा और जल्द ही उसमें खरोंचें दिखने लगी। बड़े भाई, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। दूसरे गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्यों ने देखा, बिना कुछ कहे तुरंत झुंड में आ गए और लोकेश की मदद करने के लिए चांदी की पेड़ की लता के खिलाफ लड़ना शुरू किया। वे सभी गोल्डन ब्लेड सेक्ट के कुलीन लोग थे और आमतौर पर एक साथ प्रशिक्षण लेते थे, इसलिए उनका तालमेल बहुत अच्छा था और वे लोकेश से बहुत सारा दबाव साझा कर सकते थे। जानवर, मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ दूंगा। अपने जूनियर भाइयों की मदद से लोकेश का हमला और ज्यादा उग्र हो गया। पहले हमले के अलावा उसे अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता था, जो थोड़ा बंधन में था। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ पूरी ताकत से हमला करता था और पीछे का जिम्मा अपने जूनियर भाइयों को सौंप देता था। लोकेश की तलवारबाजी बहुत सटीक थी। वह एक तलवार से चांदी की पेड़ की लताओं को काट सकता था। फिर वह 2 तलवारें, 3 तलवारें और 4 तलवारें इस्तेमाल करता, बार बार उसी खरोंच पर नुकसान पहुंचाता। ये अकुशल था, लेकिन बहुत प्रभावी। निश्चित रूप से पूरी ताकत के साथ लोकेश ने जल्दी ही बढ़त हासिल कर ली। चांदी की लताएं एक एक करके कटने लगीं। कुछ मिनटों बाद सभी चांदी की पेड़ की लताएं टूट गईं। टूटे हुए हिस्से जमीन पर उछल रहे थे और रुकने से इनकार कर रहे थे, जो उनकी मजबूत जीवन शक्ति को पूरी तरह दिखा रहा था। हूँ, हूँ, हूँ। लोकेश हाफ रहा था। उसका पूरा शरीर गर्म पसीने से ढका था। ये चांदी की पेड़ की लताएं इतनी सख्त थी कि उसका हर वार पूरी ताकत से करना पड़ता था ताकि नुकसान हो सके। नतीजतन सिर्फ कुछ मिनटों में उसकी ज्यादातर ऊर्जा खर्च हो गई थी। सौभाग्य से सभी चांदी की पेड़ की लताओं का निपटारा हो गया था। अगर 1 दर्जन और निकल आती तो शायद वह उनसे निपट नहीं पाता।
सीनियर भाई, तुम ठीक हो? गोल्डन ब्लेड सेक्ट के एक शिष्य ने चिंता से पूछा। मैं ठीक हूँ। लोकेश ने सिर हिलाया और जल्दी आदेश दिया, जल्दी इन सभी पेड़ की लताओं को जला दो ताकि कोई बदलाव न हो। हाँ, कई गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्यों ने जवाब दिया और तुरंत मिट्टी का तेल लाने दौड़े। हालांकि अगले ही सेकंड एक निराशाजनक दृश्य हुआ। धम, 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 धम। एक दबी हुई आवाज के साथ जमीन हिलने लगी। अनगिनत भूरी पेड़ की लताएं अचानक जमीन से फटकर बाहर निकली और सीधे आकाश की ओर चली गईं। उनकी संख्या इतनी घनी थी, हजारों लाखों, अनगिनत। जैसे ही ये भूरी पेड़ की लताएं प्रकट हुईं, उन्होंने पूरे कैंप को घेर लिया। ये ऐसा था जैसे पकौड़े बनाए जा रहे हों। सभी को अंदर फंसा लिया गया। दूर से देखने पर ये एक विशाल पंछी का पिंजरा जैसा लग रहा था। धम, धम, धम। जमीन फिर से हिली और बड़ी संख्या में चांदी की पेड़ की लताएं अचानक जमीन से निकली। एक नजर में सैकड़ों थीं। क्या? इस दृश्य को देखकर लोकेश जैसे बिजली से मारा गया हो, वह मौके पर अवाक खड़ा रह गया। उसका चेहरा डर से भरा था। 1 दर्जन से ज्यादा पेड़ की लताओं को काटने में उसकी सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी। अब सैकड़ों चांदी की पेड़ की लताओं और हजारों भूरी पेड़ की लताओं का सामना कैसे करें? अपनी रक्षा कैसे करें? इस पल में सिर्फ लोकेश ही हैरान नहीं था। गोल्डन ब्लेड सेक्ट के सभी शिष्य, ब्लैक स्कॉर्पियन टीम के सभी सदस्य और यहाँ तक कि नैना राय के अंगरक्षक भी सामने के दृश्य से डर गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी पेड़ की लताएं होंगी। उन्होंने अभी गोल्डन ब्लेड सेक्ट के शिष्यों का युद्ध दृश्य देखा था। हालांकि भूरी पेड़ की लता भंगुर है, लेकिन ये तेज है और हमले में मजबूत है। अगर जरा भी लापरवाही हुई तो शरीर छेद दिया जाएगा। चांदी की पेड़ की लता की तो बात ही छोड़ दें। इसकी गति और हमला दोगुना है और ये बेहद सख्त है, जिसे तलवारों से नुकसान पहुंचाना मुश्किल है। भूरी पेड़ की लताओं से निपटने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और चांदी की पेड़ की लताओं से निपटना और भी ज्यादा खतरनाक है। ये अभी भी इस बात पर आधारित है कि पेड़ की लताओं की संख्या बहुत कम थी। लेकिन अब आसमान में अनगिनत पेड़ की लताएं हैं। एक बार अगर ये हमला शुरू करें तो उनके लिए सिर्फ मौत इंतजार कर रही है। अंतर सिर्फ इतना है कि वे कितनी जल्दी मरते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी सारी लताएं क्यों हैं? खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब हम मर गए। ये कैसा नखलिस्तान है? ये तो साफ तौर पर नरक है। आसपास की हजारों पेड़ की लताओं को देखकर ज्यादातर लोग निराशा में थे। सभी लोग विलाप कर रहे थे और डरे हुए थे। वे अब चॉपिंग बोर्ड पर मछली की तरह थे और सिर्फ कटने का इंतजार कर सकते थे। सब लोग, घबराओ मत। तुरंत अपनी टोली को संगठित करो और बाहर निकलने की तैयारी करो। स्थिति खराब देखकर नैना राय ने जल्दी बोलकर सभी की भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक जोरदार धम की आवाज हुई। 100 मीटर लंबी सुनहरी पेड़ की लता अचानक जमीन से फटकर बाहर निकली और सीधे आकाश की ओर चली गई। ये सुनहरी पेड़ की लता पानी की टंकी जितनी मोटी थी, जैसे एक भयानक विशालकाय अजगर, और इसके पूरे शरीर से भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव निकल रहा था। चांदी की पेड़ की लता की तुलना में ये 100 गुना ज्यादा ताकतवर थी। सुनहरी पेड़ की लता जमीन से निकलने के बाद राजा की तरह सभी को नीचे की ओर देख रही थी, जैसे आम लोगों पर नजर डाल रहा हो।